आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाने का निर्णय लिया है, दरअसल वो कहानी है ही नहीं। वो एक जिंदगानी है। और ये बात मैंने आप लोगों से कही भी थी कि मैं जो आज कहानी सुना रही हूँ वो जिंदगानी है, कहानी नहीं। जिंदगी भी ऐसी हो सकती है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। सुनाने का तो इरादा कुछ और था, लेकिन दिवाली इस अभी होली के दिन यानी कि 2 दिन पहले ही जैसे कि एक प्रकाश हुआ और लगा कि होली के दिन क्या हुआ होगा। कुछ हुआ क्या? इस होली को कुछ हुआ क्या? और मन वहां चला गया जहां कुछ घट रहा था। और जैसे ही उसे घटते हुए देखा मैंने, और तब लगा हाँ, यह तो होना ही चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि यह तो होना ही था कहूं, लेकिन यह तो होना ही चाहिए था। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से आए ऐसे परिवार, जब हम बंटवारा हुआ तो एक ऐसे परिवार के लड़के की कहानी है ये, जो देखिए दिल्ली में आ बसा है और क्या क्या कर रहा है। अब वो लड़का नहीं है, अब वो प्रौढ़ है, 60 की उम्र पार कर चुका है। और जो लड़की है वो भी अब लड़की नहीं, वो भी प्रौढ़ा है। देखते हैं कि फिर क्या हुआ, क्या वो। लेकिन मैं बात क्या कर रही हूं, चलिए चलते हैं, बीच में से कहीं से शुरू कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कहानी या ये जो कुछ भी है जिंदगानी, ये लिखी नहीं गई है। ये किसी बहुत ही मेरे निकटवर्ती ने मुझे सुनाई थी, क्योंकि ये उनकी अपनी जिंदगानी थी। और आज मैं उसे जब आप लोगों को सुना रही हूं तो सच मानिए उसको मैं गढ़ रही हूं, पहली बार शब्द दे रही हूं उस सारे जीवन के उस पूरे हिस्से को। तो शब्द दे रही हूं, और मैंने कहा कि मेरा काम तो बस ले ही का है, जैसे जायसी ने कहा है। बाकी तो चलिए। मनमोहन अपनी पत्नी संगीता के संग अधपसरा सा सोफे पर बैठा हुआ है। सफेद झक कमीज, खूबसूरत टाई और डार्क नीले रंग के कोट। उसको देखते ही लगता है कि हाँ, सचमुच में एक समृद्ध, एक जीवन को जिसने जीवन की बाजी उस अर्थों में आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में जीती है, ऐसा कोई व्यक्ति है वो। उसकी पत्नी भी सुंदर सिल्क की साड़ी में है। दोनों बैठे हुए हैं, हल्का सा पसरा हुआ है। उसके दोस्त के घर में कल शादी है और आज है जागरण। भाई बड़ी मनौतियां मांग करके बेटा मिला था, तो उसका कोई भी ऐसा शुभ काम क्यों ना हो, वो लोग कोई कभी कीर्तन रख देते हैं तो कभी जागरण, और मनमोहन को वहां आना ही होता है। मनमोहन अपने दोस्त सतीश के किसी कहे को टाल नहीं सकता। बचपन के दोस्त हैं, बहुत बचपन के दोस्त हैं। उनका परिवार भी लाहौर से ही आया था, जैसे मनमोहन का परिवार आया था। और मनमोहन का घर भी नजदीक ही है। पहले तो वो छोटा सा घर था, लेकिन अब तो वो तिमंजिला बहुत बड़ा बंगला नुमा घर है। वो देख रहा है कि गायन चल रहा है, और जो गा रही है, जो स्त्री जो उसको लीड कर रही है, वो बार बार उसको देख रही है। लेकिन उसको लगता है कि चलो ऐसी देख, जब जिस तरह से बैठा हुआ है, जिस तरह की उसकी स्थिति है, बहुत लोग देखते हैं उसको, उस पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं है। कि अचानक सतीश की पत्नी वहाँ आती है और संगीता से कहती हैं, भाभी चलो, मेहंदी तुम नहीं लगवाओगी क्या? अरे आज हमने मेहंदी और ये सब चीज़ें साथ ही रखवा दी थी, तो चलिए लगाया जाए। तो वो संगीता को लेकर के चली जाती हैं और मनमोहन फिर
थोड़ा सा जैसे बोर हो जाता ना आदमी, उस तरह से बोरियत को करके और फिर कट थोड़ा सा सीधा होकर के बैठ जाता है और अपना फ़ोन निकाल करके देखना शुरू कर देता है, जैसे कि हम सब लोगों की आदत है। उसे बार बार लगता है कि जो सामने वाली स्त्री है, जो गा रही है, जो लीड कर रही है, वो औरत उसे देख रही है और उसे इस बात पर थोड़ी सी झल्लाहट भी होती है। अरे भाई, तू भक्ति करने आई है, भक्ति में मन रमा, मुझे क्यों देख रही है तू खाम में। और कुछ देर बाद जब उसका मन रम जाता है अपने फोन में, तो उसे लगता है कि वो स्त्री उठी, और जैसे ही मन रमा था फोन में और स्त्री उठी तो उसका ध्यान वहीं चला गया। वो स्त्री उठी, उठ करके सतीश के पास आई और कुछ बात करने लगी। जब वो बात करने लगी, उसको बार बार ऐसे मतलब कुछ जैसे ना इशारा भी कर रही थी, कुछ वो भी कर रही थी, बात कर रही थी, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शर्ट वर्ट में कुछ गिर गया है और ये देख रही है उसे। तो वो उठता है, वॉशरूम जाता है और अपना पूरा मुआयना करता है कि कहीं कोई शर्ट में गिर तो नहीं गया। वैसे उसे ये लग रहा था कि शर्ट में गिरा होता तो संगीता ने जरूर बताया होता। और फिर उसे लगता है कि हो ना हो संगीता जब उससे बात कर रही थी तो उसकी बिंदी लग गई होगी शर्ट में। तो अच्छी तरह से मुआयना करके अपने कोट को, अपनी शर्ट को देखता है, संगीता की बिंदी या सिंदूर कहीं नहीं लगा। उसकी शर्ट उतनी ही जग सफेद है जितनी वो पहन कर आया था। और वैसे सच बात यह है कि अगर आप मनमोहन को देखेंगे, अगर उसने सुबह 7 बजे जो कमीज पहनी है और अगर रात को 11 बजे उसको उतार करके वो हैंगर में अगर रखे, तो लगेगा कि थोड़ी सी सिलवटे के अलावा उस कमीज का कुछ नहीं बिगड़ा, ज्यों के त्यों धुली धुलाई कमीज है। कुछ इसी तरह का आदमी था, बहुत ही परफेक्शनिस्ट। फिर आकर के वो बैठ गया तो वो देखा कि वो तो चली गई हैं और फिर से कुछ गा रही हैं वो, और गा रही हैं और मतलब गा क्या रही हैं, उन्होंने क्या गाना शुरू किया जानते हो? बग घुघरू बांध मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई रे बाबरी। सोचिए, वो ये गा रही थी और सब लोग बजा रहे थे साथ में। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा। अचानक नाचते 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 भावरे डालते हुए मीरा जी उनके पास आ खड़ी हुई। ऐसा लगा जैसे कि जब धरती पर, जिस पर रेड कारपेट बिछा हुआ था, उस पर आसमान से उतर करके इंद्रधनुष बैठ गया है और उस धनुष पे वो सवार है। कौन? हमारा मनमोहन। हर जगह झिलमिल झिलमिल झिलमिल, लगे कि जैसे कि वो किसी नाव पर सवार है, झिलमिल झिलमिल नाव पर। और वो धीरे से मुस्कुराई और कहा, आपने पहचाना मुझे? ये एकदम खड़ा हो गया, पहचाना मुझे। हक बकाया सा, भाई मैं कोई कीर्तन वीर्तन करवाता नहीं, मेरे बस जागरण में इतना ही वो है कि सतीश के घर में इसीलिए आ गया, वरना मैं झांकने भी नहीं आता जागरण में। मुझे ये मतलब शोर शराबा पसंद ही नहीं। अब ये स्त्री पूछ रही है कि आपने पहचाना मुझे। उसको हक बकाया देख करके वो धीरे से हंसी। मन, मैं मधु हूं। मन झंकृत हो गया, मनमोहन का मन तो सिर्फ एक ही कहती थी, एक ही थी जो उसे मनमोहन, मोहन नहीं कहते थे जैसे सब लोग कहते थे, वो उसे मन बुलाते थे। मन, मैं मधु हूं। और ऐसा लगा कि वो उस इंद्रधनुष वाली जो नाव थी उस पर बैठा बैठा ही वह करीब 40 साल पीछे चला गया। उस बस में बैठ गया कंडक्टर की सीट पर वो लड़का जिसमें 3-4 लड़कियां चढ़ती थीं और
खूब 2-3 सीटें आगे बैठ करके, या उनको सीट मिल जाए तो, या खड़ी होकर के खूब गप्पे लगाती, खिलखिलाती, और कभी कभी उसकी ओर इशारा भी करती थी। उसे वो याद है पहला दिन जब वो लड़कियां चढ़ी थी, तो मनमोहन ने पूछा था, जी कहाँ का टिकट? अरे तेने क्यों बताएं? उन्होंने हरियाणवी में कहा, लड़की उसमें से एक लड़की ने, तेने क्या बताएं, कंडक्टर ने बोला। तो बहुत ही शाइस्तगी से मनमोहन ने कहा, जी मैं ही कंडक्टर हूं। आप हो कंडक्टर? लड़कियां हरियाणवी से तुरंत हिंदी में चली आई, आप तो कहीं से कंडक्टर लगते ही नहीं हो जी। आप कंडक्टर हो? सच्ची? आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है। क्यों जी, आज 1 अप्रैल है? नहीं नहीं, तो अप्रैल फूल नहीं हो रहा, यानी सचमुच में। तब तक वो अपनी टिकट विकट निकाल करके रहा। लड़कियों ने टिकट लिया और आगे चली गई। अब लड़कियां अद बदा करके, और कोई बस न पकड़ती, उसी बस में चढ़ जाती, और उससे कभी कभी बात भी करती कि आप कंडक्टर कैसे बने जी, आपने कोई और एग्जाम नहीं दिया जी, आपको कंडक्टरी अच्छी लगती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें से एक लड़की ने कहा कि हमें इस बस में ना सीट नहीं मिलती है। आप तो देखते ही हैं, कई बार हमें सीट नहीं मिलती, और बस्ते हमारे बैग्स इतने भारी हैं कि थक जाते हैं। ऐसा करें कि हम लोग उस तरफ से चढ़ जाया करें, जब आपकी बस उधर जाती है, मतलब डिपो में जाती है, उधर से चढ़ जाया करेंगे और डिपो में जाकर के सीटें ले लिया करेंगे, और फिर हम आ जाया करेंगे। तो मनमोहन ने, उसकी आंखों में सवाल था कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि इधर उधर से चढ़ जाओ डिपो उतरो और फिर मतलब इधर आओ। तो उसकी आंखों के सवाल को भांपते हुए तब मधु ने कहा, हम टिकट लेंगे उधर से भी, हम टिकट ले लेंगे, फिर आप बस हमें उतरने को मत बोलना, हम अपनी सीटें मल लेंगे वहां पर, हम 2 सीटें मल लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अच्छी तरह से जाएंगे, हमें सीटें भी मिल जाएंगी। मनमोहन ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक बार ड्राइवर साहब से पूछ लूं। लड़कियां खुश हो गईं। अगले दिन मनमोहन ने कहा कि नहीं, ड्राइवर साहब को भी कोई एतराज नहीं है जी, आप ऐसे ही करो। तो अब लड़कियां उस दर से चढ़ जाती, डिपो तक पहुंचती, उतरती नहीं, उन सीट 2-3 एक आध सीट छोड़ करके वहां बैठ जाती, और मजे मजे में गप्पे लगाती हुई जाती, तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें। एक दिन फिर ऐसा हुआ, अब जरा देखिए क्या हुआ। मैंने तो बता दिया ना कि पाकिस्तान से बंटवारे के बाद, लाहौर से बंटवारे के बाद ये परिवार दिल्ली आया था। सारे जो भी उनके जो काम करते थे, जो जमा पूंजी थी, वो तो सब वहीं छूट गई थी। दिल्ली में आकर के उस परिवार ने 2-3 भैंसें और गाय ले ली थी, एक परचूने की दुकान भी खोल ली थी। तो बड़ा भाई जिसकी अब शादी हो गई थी, वो परचूने की दुकान में बैठने लगा था। मंझला भाई दूध चोता था, और फिर छोटे भाई ने ये बात कर ली कि ठीक है, दूध मैं पहुंचाया करूंगा ग्राहकों को। तो जब उसकी नौकरी लगी तो पिताजी ने पूछा, हुण दस किवे पहुंचाएगा दूध? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं सबको बता दूंगा कि मैं 6 बजे आ जाया करूंगा 7 बजे की बजाय, उनको तो अच्छा ही लगेगा ग्राहकों को, और मैं दूध पहुंचा करके मैं तैयार होकर जाया करूंगा, पहुंचा करके फिर मैं जल्दी से निकल जाया करूंगा अपने बस की ड्यूटी पे। तो उसने सबसे जाकर के कह दिया कि भाई वो 1 घंटे पहले आएगा, और अगर किसी को एतराज हो तो सबसे बाद आखिर में उसके घर में पहुंचा देगा। किसी को एतराज ही नहीं था, सब लोग वैसे भी सुबह दूध का इंतजार करते थे। उसकी धजा भी बहुत निराली थी, नहा धो करके अच्छे से वो कपड़े उपड़े पहन करके अपने, और फिर वो दूध के लिए दूध लेकर के निकलता, और सबके घर में जा करके वो घंटी टुनटुनाता। जाते ही 2 बार घंटी टुनटुनाता। कोई, सबको पता था कि वो घंटी टुनटुनाएगा साइकिल की, तो लोग अपने अपने बर्तन लेकर आ जाते थे। एक परिवार था
F4/45 ये नंबर था उस घर का। बड़ा सा घर था, खूब बड़ा। कहते हैं कि पीछे उसमें बहुत जमीन थी जहां पर आम, अमरूद, अनार सबके पेड़ पेड़ लगे हुए थे, और वहां पर इतनी सारी सब्जियां उग जाती थीं कि उन घर वालों को कम ही सब्जी बाहर से खरीदनी पड़ती थी, इतना बड़ा उनका वो अहाता था। तो उस घर में 4/45 F4/45 में 4 किलो दूध सुबह लगता था। तो मनमोहन क्या करता कि वो नाप करके एक छोटे वाले उसमें डोलची में 4 किलो दूध रख लेता और जाकर के सीधे उनके डाल देता। पहले दिन जब उसने डाला था तो परिवार के लड़के ने कहा, नाप तो रहे नहीं हो तुम, हम कैसे जाने कि 4 किलो है। मनमोहन ने कहा, आप जाइए, आप नाप लीजिए, एक बूंद जो दूध कम हो तो कल पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं 4 किलो एक्स्ट्रा दे दूंगा आप। इतना कॉन्फिडेंस। तो जब दूध वो डालने लगा बड़े भगोने में, तो भगोना वहीं तक भरा जितने नाप के भरता था। तो वो खुश होकर के चला गया। अब तो और भी आसान था कि वो इतना आधा आधा लीटर दूध करके 8 बारी में करे, उतना टाइम लगे। टुन टुन घंटे करता, वो बर्तन लेकर आ जाता और दूध मजे से मिल जाता और चला जाता। एक दिन भाई कहीं चला गया था, बड़ा व्यापारी परिवार था, लोगों को काम रहता है ना, चला गया। अब जब वो चला गया तो अम्मा ने आवाज लगाई, अरे भाई गुड़िया, दूध वाला आया है, जाकर के दूध ले ले। गुड़िया का मन ही नहीं था जाने का। उसने अपने चुन्नी संभाली, अपना ये किया, अब जाना तो था ही बेचारी को। गुनगुनाती गुनगुनाती भी आई और आ करके उसने पतीली ठा ऐसे कर दी। तो उसने अपना दूध लिया और डाला। जब उसने आंख उठाया तो देखा ये तो अपना कंडक्टर है। उसने कहा, अरे तुम दूध भी देने लगे? उसने कहा, हमारा भाई कई सालों से हमारा ही परिवार दे रहा है आपको दूध, हम ही तो देते हैं। तो तुम सुबह दूध देते हो फिर जाते हो ड्यूटी पे? हाँ। उठते कब हो? तो मुस्कुरा दिया, बर्तन उठाया और वापस। और उस दिन मधु के मन में ये बात आई कि जो व्यक्ति दूध देता है सुबह, जो लड़का कंडक्टरी करता है, वो कभी आंख उठा करके भी किसी स्त्री से ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, अपने काम से काम रखता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जब छूट मांगी तो इसने बढ़ करके उनसे कुछ लिफ्ट लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आज दूध दिया, ऐसा नहीं कि लिफ्ट लेनी दिया। मधु के मन में उसके प्रति एक गहरा लगाव पैदा हुआ और उस दिन के बाद से हर दिन अब दूध भाई नहीं लेने आता। मधु पहले से ही तैयार रहती थी बर्तन ले करके और इंतजार करती थी, कभी बालकनी में आकर के तो कभी छत से, कि कब उसकी साइकिल दिखे और कब वो दौड़ के नीचे पहुंचे। और इस तरह से मुस्कान फेंक के, मुस्कुरा करके, हेलो करके, गुड मॉर्निंग करके एक दोस्ती का रुपहला तार उनके बीच में बुना जाने लगा। एक दिन जब मधु आई तो वो अपने साथ एक किताब भी लेकर आई। उसने कहा, ये किताब मुझे बहुत, मेरे फेवरेट नॉवल है, आप इसे पढ़ो। मनमोहन ने ले लिया और तब मनमोहन ने देखा कि उस किताब में उस लड़की का नाम लिखा हुआ है, मधु। मनमोहन ने नाम नहीं पूछा था मधु से, कुछ नहीं पूछा था, मधु। और दोस्ती जब परवान चढ़ी तो जैसा होता है वैसा ही हुआ। दोस्ती कब प्रेम में बदल गई
कब एक मुस्कान के साथ ही सारी बातें कह दी जाने लगी, कब एक नज़र झुकाने और नज़र भर करके देखने में बात कह दी गई, यह पता ही ना चला और प्रेम हो गया, रंग गाढ़ा होता गया। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मधु अपने साथ 2-3 न्यूज़पेपर्स की कटिंग लेकर आई, और कटिंग आते ही उसने पहले तो अपनी सहेलियों को दिखाया कि अपने कंडक्टर साहब को डीटीसी वालों ने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनाम दिया है, देखो अखबार में छपा है, और कंडक्टर साहब अपने इनाम ले रहे हैं। और उसकी 1-2 कॉपियाँ उसने मनमोहन को भी दे दी। लड़कियां भी बड़ी इम्प्रेस हुई, और कॉपियां देते हुए उसने धीरे से कहा, क्या तुम कोई और एग्जाम नहीं दे सकते? मनमोहन पहले से ही तैयार था, वो सचमुच में इम्तिहान लिख रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहा था। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहा था और जब उसका रिजल्ट आया तो मिठाई का डब्बा लेकर के मधु के पास पहुंचा। उसने कहा, तुमने पूछा था ना कि क्या मैं एग्जाम नहीं दे रहा? हाँ, मैं दे रहा हूँ, और देखो मैं पास हो गया। अब मैं कंडक्टरी नहीं करूँगा, ऑफिस में काम करूँगा। इसने मधु को बहुत सुकून दिया, और जैसा कि होता है जब वो ऑफिस में काम करने लगा, उसका व्यक्तित्व में थोड़ा सा परिवर्तन आया। तब एक दिन यह हुआ, शाम हो गई थी, झुटपुटा से थोड़ी सी ज्यादा गहरा गई थी, बत्तियां जल गई थी, और F4/45 की घंटी बजी। जब घंटी बजी तो दरवाजा खोला गया, और दरवाजा खोला भाई ने, और अरे अरे आओ आओ, पापा जी अपने दूधिया आए हुए, मिठाई लेके आए हुए। तो ये लोग अंदर गए, और पिताजी ने कहा कि भाई हमारे लड़के ने तो कंपटीशन पास कर लिया है, तो हम आपको मिठाई खिलाने लाए थे। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या आप बाकी ग्राहकों को भी खिला रहे हैं? तो ये कुछ नहीं बोले कि मिठाई बाकी ग्राहकों को खिला रहे कि नहीं। बातचीत होती रही, इधर उधर की। और फिर पिताजी ने कहा कि मेरा मनमोहन बड़ा लायक लड़का है, मेरी आपसे एक गुजारिश थी। क्या गुजारिश थी भाई? क्या क्या कह रहे हैं आप, बताएं तो। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो मतलब स्ट्रगल करके, बड़ी स्ट्रगल मतलब उन्होंने बड़े मुश्किल से कहा, बड़ी मेहनत करके अपने घर बार भी बना लिया है हमने। अब तो मनमोहन भी नौकर हो गया है। हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें कहें तो हम मधु बिटिया को अपने बेटे के लिए। सेठ जी एकदम खड़े हो गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? कहां रिफ्यूजी आप लोग पंजाबी, हम लोग दिल्ली वाले बनिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? नौकर हो गया तो क्या मालिक हो गया, सरकार का नौकर हो गया। और फिर आगे से ना ऐसी बात ना करना हमसे। इनको तो काटो तो खून नहीं, बिल्कुल खून नहीं। धीरे से उठे, चलने लगे, तो सेठ जी बोले, ऐसा नहीं कि हम आपसे दूध नहीं लेंगे, दूध तो आप 4 किलो के बजाय कल से 5 किलो दे जाओ हमें, लेकिन दूधियों को लड़की थोड़ी देते हैं।
अजी कल से 5 किलो दे देना। ये धीरे 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 घर पहुंचे और घर जा करके अपना दुपट्टा उतारते हुए पिताजी ने कहा, हैसियत देख के इश्क कर देने तू की कितना मनमोहना की कितना, मेरी तो साथ बेइज्जती करा छटी। बेइज्जती करवा दी तुमने मेरी, तुमने देखा नहीं, अपनी हैसियत नहीं देखी। हम लोग रिफ्यूजी हैं, और कोई कुछ कितना भी कहे कि हम लोग हिंदू हैं, है तो रिफ्यूजी, है तो इन लोगों पर आश्रित। इन्हीं लोगों ने हमें जगह जमीन दी तो हम लोग बसे, नहीं तो हम तो वहां से मर कट के आ रहे थे। और रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी रहेंगे। ये क्या कर देता मनमोहना तूने। मनमोहन चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैनू माफ कर दो तुसी। और उस दिन के बाद से हैसियत शब्द मनमोहन के दिमाग में ऐसा धंसा कि उसी रात से उसने और परीक्षाओं के लिए पढ़ना और देखना शुरू कर दिया। अब उसके जीवन में बस एक बात थी, हैसियत। और यह बात कि उसके सर पर से, उसके माथे पर से रिफ्यूजी का जो ये लगा हुआ है वो हट जाए। उस दिन के बाद से उसने मधु को कभी नहीं देखा। कई बार मन हुआ ऑफिस में बैठ करके कि मधु को फोन कर दे, उसके घर का नंबर उसे मालूम था, लेकिन वो कभी भी मधु के घर नहीं गया। अगले ही रोज उन्होंने 2 लड़के रख लिए जो जगह जगह दूध पहुंचाने लगे, और अब भाइयों में से कोई दूध नहीं पहुंचाता था। हाँ, मझला भाई दूध जो उसको दूहनत दोहता था और सब लोगों को सारा हिसाब किताब रखता था। बड़ा भाई दुकानदारी, मझला भाई दूध का व्यापार, और छोटा भाई कंपटीशन की तैयारी और साथ साथ नौकरी। आज जब मधु खड़ी होकर के उससे बोल रही है कि मैं मधु हूं, जब वो एक इंद्रधनुषी नौका पर बैठा हुआ है, जब उसके सारे शरीर में रंग ही रंग आ गए हैं, क्योंकि मधु ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरह से सतरंगे उसकी चुनरी है, जैसा उसका श्रृंगार है, एकदम राधा रानी। ऐसा लग रहा है कि मनमोहन उस रंग में रंगता चला जा रहा है। और मन 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 मधु उसे मन ही पुकारती थी, और मनमोहन का मन रंगता चला जा रहा है, रंगता चला जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब संगीता अपने दोनों हाथ में भर भर के मेहंदी लगाती हुई, खुश होती हुई, देखती हुई आई, तो उसने मन को पता नहीं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। वैसे कोई नई बात नहीं थी, संगीता ने उसको बहुत बार गहरी सोचों में डूबते हुए पाया था। और जब वो गहरी सोच से उबरता था तो जरूर वो किसी प्रोजेक्ट पर कोई बात कहता संगीता से कि प्रोजेक्ट की तैयारी हो गई, अब बस मैं नोट्स ले लेता हूँ, या ऐसी बात हो गई, या फिर मैं जा रहा हूँ, या देखो मैं ये सोच रहा था कि बच्चों के लिए करें। तो किसी इस तरह की बात
व्यवहारिक जो घर गृहस्थी की बात, या उसकी नौकरी की बात, या उसके कैरियर की बात, या संगीता के लिए किसी नए मकान की तलाश, नई ज्वेलरी की तलाश, इसकी बात करता। तो अभी भी जब उसने डूबा हुआ मनमोहन को देखा तो उसने पूछा, आज क्या सोच रहे हैं आप? तो मनमोहन बोला, मैं ये सोच रहा हूं कि अब अपनी बिटिया की भी शादी कर ले ताकि तुम घर में मेहंदी रखवाओ। अरे कितनी अच्छी बात की, कोई लड़का दिख गया क्या? मैंने कहा नहीं, लड़का दिखा क्यों, पहले तो उससे पूछेंगे ना कि कोई उसे पसंद ना हो। और इस तरह से वो हंसते रहे थोड़ी देर, और एक एक हंसी के साथ मनमोहन अपने भीतर और धंसता चला गया, और उस रंग में धंसता चला गया जिसमें सराबोर उसे मधु करके गई। दोस्ती के, गहरी दोस्ती के दिनों में मधु उससे बोलती थी, देखो ना कितना अच्छा है, तुम्हारा नाम भी एम और मेरा नाम भी एम, और बीच में अगर हम लोग एम को उल्टा कर दें तो वो डब्ल्यू हो जाएगा। तो हम पता अपना शादी का कार्ड कैसे छपवाएंगे, एम डब्ल्यू एम, यानी एम उल्टा एम एम, एम मन वेट्स मधु, या मधु वेट्स मन। और दोनों इस तरह की कई कई बातें करके हंसते खिलखिलाते। और फिर याद आया उस रंगों में सराबोर मनमोहन को वो होली याद आई, जिसमें वो कई सारे रंग मिला करके, हाथ के एक तरफ लाल, फिर बीच में पीला, फिर जामनी, फिर हरा, और हरे के बाद फिर एक लाल लगा करके वो ऐसी मुट्ठी बांध करके गया। तय था कि शाम को मिलेंगे, तय था कि होली से एक दिन पहले ही होली खेलेंगे। होता है ना ये तय। सो होली से पहले, एक दिन पहले होली खेलने के लिए मनमोहन अपनी तरफ से तैयार होके गया। ऐसा थोड़ा ही था कि मधु नहीं तैयार थी, वो भी अपने हाथ में खूब गहरा लाल रंग लेकर के बैठी थी। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मनमोहन आएगा वैसे ही मैंने उसे रंग देना लाल में। उसने तो सफेद ही कपड़े, सफेद ही शर्ट पहननी है, उसका फेवरेट कलर है, और फिर होली खेलने तो सफेद में ही आएगा वो। तो दोनों अपनी इस तरह से तैयारी करके गली के उस छोर पर, जहां से पार्क शुरू होता था, वहां शाम को मिले। शाम को मिले, और जब तक मधु जी अपनी मुट्ठी खोलती तब तक मनमोहन ने उनके चेहरे पर सारा वो जो रंग था जिससे उसका चेहरा सतरंगा सुंदर हो गया, मल दिया। मधु उस उत्साह को देखती रह गई, और उसका रंग उसके हाथ में ही पसीने से भीग गया। वो लगा नहीं पाई रंग, बिल्कुल नहीं लगा पाई रंग। वो बस देखती रही, और जाते जाते उसने कहा, अगले साल इसका बदला लूंगी, घर में रहूंगी ना, ऐसा रंगूंगी तुम्हें कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। अगले साल एम उल्टा एम एम। और हंसती हुई खिलखिलाती हुई, चुन्नी अपनी लहराती हुई, हमारी मधु घर में भाग गई। यह सोचते ही मनमोहन के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। होली में दिन थे, और कुछ ही रोज बाद मनमोहन जाने अपने मन को समझाने के लिए, या सचमुच कि मैं किसी काम से दिल्ली से बाहर उड़ गया। चैन नहीं मिला उसे, बिल्कुल भी चैन नहीं मिला उसे। मधु यहां पर क्या मतलब कीर्तन वीर्तन क्या गा रही है, क्या
मैं उससे कभी मिला नहीं। वो जानती है संगीता को। उसने कहा भी था कि हाँ, मैंने आपकी पत्नी को देखा, आपकी वाइफ को देखा। मुझे मालूम है कि उनका नाम संगीता है। मुझे मालूम है कि आपके 2 बच्चे हैं। मुझे मालूम है कि आप बहुत 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 बड़े ऑफिसर होकर के रिटायर हुए। उसे सब मालूम था। मनमोहन को कुछ भी नहीं मालूम था। क्या औरत और मर्द में इस तरह का फर्क होता है? मनमोहन अपने आप को कुरे दे, बार बार कुरे दे कि इसको सब मालूम है, और मैंने उस शाम को पिताजी जी के ये कहने पर कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, हैसियत देख करके इश्क लड़ाना था तुझे, क्या किया तूने? हमारे मत्थे पर से ये जो है ना कि हम रिफ्यूजी हैं, मंगते हैं, इसका हो नहीं जाएगा। यही सोचता रहा मनमोहन। और फिर 3-4 साल बाद उसके जीवन में संगीता आ गई थी, और संगीता ने अपने प्रेम से, अपने सेवा भाव से न केवल माँ बाप का बल्कि इसका भी मन जीत लिया था। कभी कभी उसको उदास देख करके संगीता को खटका तो होता था, लेकिन वो कभी कुरेदती नहीं थी। हाँ, एक बारी उसने संगीता को बात करते हुए सुना था कि मुझे तो लगता है कि जी इनका किसी से अफेयर रहा होगा, बड़े उदास हो जाते हैं। शायद वहां से पीछे से पूछा गया था, तूने पूछा नहीं? और यहां से संगीता को कहते इन्होंने सुना था, कुरेदने से घाव गहरे होते हैं। मेरी कोशिश तो ये है कि घाव भर ही जाए, और उनको वो कभी याद ना आए अगर कोई थी भी तो। संगीता ने कभी नहीं कुरेदा और कभी नहीं पूछा कि क्या वो किसी से मोहब्बत करते थे। लौटने के बाद घर जाने की बजाय मनमोहन सीधे सतीश के घर। सतीश बड़ा हैरान, अरे यार तू फिर से आ गया? मैंने तो तेरे को न्योता ही नहीं था, कोई इनविटेशन ही नहीं दिया था, तू तो इनविटेशन पर ही आता यार, आज तो कैसे आ गया? मनमोहन ने बस इतना कहा, मन नहीं लग रहा था, यूं ही आ गया। सोचा चल तेरे से मिल लूं, तेरी बहू भी देख लूं। उस दिन तो दुल्हन सुल्हन बनी थी तो पता ही नहीं चला। तो जा, तो बहू देखने तो अकेला आ गया, भाभी को नहीं लेकर आया? भाभी तो आ ही जाएगी तेरी, चल बहू दिखा। इस तरह की बातें करते करते अचानक मनमोहन ने नहीं, जैसी कि उसकी स्टाइल थी, कभी पूछता नहीं था, सतीश ने ही पूछा कि यार ये साध्वी श्यामा तुझे कैसे जानती है? साध्वी श्यामा कौन? मनमोहन ने पूछा उसको। अरे वही जो उस दिन आई थी, वो पूछ रही थी कि ये जो सामने बैठे हैं ये मनमोहन है ना, मनमोहन मल्होत्रा। मैंने कहा तू कैसे जानती है? बोलते नहीं ये उस गली में रहते थे ना, इसीलिए मैं जानती हूँ, देखा था इनको मैंने। ओह, अब मनमोहन चौंका, और चौंक को कैसे छिपाए इसको समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, बड़े अफसर अक्सर ही अपनी चौंक को, अपनी खुशी को, अपने गुस्से को छिपाने में बड़े माहिर होते हैं। तुरंत ही अपने चेहरे पर ब्यूरोक्रेट की मुस्कान ला करके उसने कहा, अच्छा वो मेरे बारे में पूछ रही थी? अरे हाँ, तेरे बारे में पूछ रही थी। तो साध्वी है उसका नाम, साध्वी श्यामा। हाँ, अरे तू नहीं जानता, अपने जो विवेक नगर वाले जो बड़ा मंदिर नहीं है, उसी में है। वहां की वो सारे कीर्तन वीर्तन को लीड करती है। ये तो बहुत सालों से साध्वी बनी हुई है, कई जगहों पर इसके बुलावे होते हैं, बहुत जगह वो कीर्तन करने जाती है और इस तरह से वो करने जाती है। तू नहीं जानता? तो फिर वो बोला, ओहो मैं भी पागल ही हूं, तू क्या जानेगा, तू ना तो कीर्तन में तेरा शौक, ना तेरा भजन में शौक है।
बस टू 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 करके कुछ रेडियो में सुना करता है। तो मनमोहन ने कहा आजकल मोबाइल में सुन लेते हैं। तो दोनों दोस्त हंसते रहे। विवेक नगर का बड़ा मंदिर, साध्वी श्यामा। एक धक्का सा लगा था मनमोहन को लौटते हुए। तो क्या मधु ने शादी नहीं की? वो कभी कभी यूं ही गुनगुनाया करती थी, जुगने बने जाऊंगी सैया तेरे खातिर। तो क्या सचमुच में जोगन बन गई? सचमुच में मधु ने शादी नहीं की? और यह सोचते सोचते कब घर पहुंच गया, कब उसके सर में बहुत दर्द होने लगा और कब बुखार ने उसे पकड़ लिया कि उसे पता ही नहीं चला। सर में दर्द, टूर से वापस आना, बुखार, इन सब के बीच सारी बातें दब गईं। बच्चे और संगीता उसकी देख रेख में, उसके जल्दी से ठीक हो जाए इसमें व्यस्त हो गए। और इसी तरह से दिन बीते, महीने बीते और वो दिन आया जिसके प्रकाश के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। अभी यही होली का दिन, यही 18 तारीख। अपने जहां रहता है मनमोहन, उसकी बहुत उसकी साख है, लोग उसका बहुत इज्जत करते हैं। जहां जाता है लोग मतलब हाथों हाथ लेते हैं उसको। और उस दिन, होली के दिन शाम हो रही थी जब मनमोहन संगीता को साथ लेकर, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले नहीं जा सकता, संगीता को बहुत साध है बड़े मंदिर का होली देखने, बहुत साथ थी। कई सालों से कह रही थी बड़े मंदिर की होली देखूंगी, बड़े मंदिर की होली देखूंगी। और आज उसने कहा गीते आज बड़े मंदिर चलेंगे होली देखने। गीते की, संगीता के तो उत्साह का कोई पारावार नहीं। सुबह से सारी तैयारियां की, फल, मिठाइयां, रंग वगैरह सब चीजें, फूल, माला, फूलों के टूटे हुए वो पंखुड़ियां, सब लेकर के वो तैयार हुई कि होली मंदिर में खेलने जाना है। और जब वो पहुंचे तो वहां पर कुछ गायन चल ही रहा था सब कुछ, पिचकारियां चल रही थी, सब चल रहा था। और हमारे जो मनमोहन है, उनकी आंखें ढूंढ रही थी किसी को, ऐसे ढूंढ रही थी जिसमें कि पता ना चले कि आंखें ढूंढ रही हैं। ऐसा ही होता है ना, पता ना चले कि आंखें ढूंढ रही हैं, फिर भी आंखें ढूंढ रही थी। और अचानक ऐसा हुआ, जब वो पहुंचे थे मनमोहन, तो पुजारी ने उनको भी एक अच्छी सी भारी भरकम पीतल की पिचकारी खूब रंग भरी हुई दे दी थी। भाई मनमोहन आए, मनमोहन जी आए हुए मंदिर में, साथ में संगीता मैडम आई हुई है। तो पिचकारी दे दी थी। तो पिचकारी लेकर के वो देख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं कि पता चला कि पूरी बड़ी सी पिचकारी लाल रंग की, उनके पूरे सफेद कुर्ते पजामे को और सफेद उनके जो दुपट्टा सा उन्होंने ओढ़ रखा था गोल्डन बॉर्डर वाला, उसको रंगती हुई, उनके चेहरे को रंगती हुई एक पिचकारी चली दूर से। और उसके पर दे पिचकारी, सराबोर हो गए मनमोहन, बिल्कुल सराबोर जब हुए। खेलत राधा संग है होरी, देखो श्याम ठगोरी, श्यामा खेले श्याम के संग में होरी होरी होरी, अरे होरी होरी होरी, श्याम
श्यामा श्याम के संग में होरी होरी होरी। आपाद मस्तक रंग से रंगे हुए, जिसमें मन भी रंग गया है। मनमोहन होली खेल रहे हैं। मनमोहन नहीं खेल पा रहे, मनमोहन के हाथ में पिचकारी है, और संगीता भी पिचकारी इधर उधर कर रही है, मनमोहन पे भी डाल रही है, औरों पर भी डाल रही है। रंगे जा रहे हैं लाल पीले जामने रंग से मनमोहन। आंखें मिली श्यामा की श्याम से, आंखें मिली श्यामा की श्याम से, और मनमोहन ने वो पिचकारी जो थी ले करके राधा रानी की जो बड़ी सी प्रतिमा रखी हुई थी वहां पर, उनके चरणों में और उनके ऊपर सारी पिचकारी दे मारी। इस बार श्यामा ने श्याम को रंग दिया था। श्याम खुद गए थे श्यामा के घर खुद को रंगवाने। लौटे मनमोहन, लौटे, सोच रहे हैं कि क्या वे एक बारी फिर जाएं मंदिर, क्या वे एक बारी श्यामा से, साध्वी श्यामा से मिले। क्या ऐसा करना चाहिए? सोच रहे हैं रंगे हुए मनमोहन घर वापस लौटते हुए।